हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आपको फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसका एक और पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट इसलिए लाया जा रहा है सबसे पहले क्योंकि बेसिक जो है केमिस्ट्री का वो आपको सबसे पहले क्लियर करवा दिया जाए, ताकि जब मैं आपको 10वीं कक्षा का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है जब उसे स्टार्ट करूं तो आपको किसी भी प्रकार की टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए ये दोनों पार्ट सबसे पहले लाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये शुरू को जो 10 प्रश्न है सबसे लास्ट में बताया जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न को बताने के लिए सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, और थ्योरी जो बताएंगे उसके बाद आप खुद इस 10 प्रश्न को सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में एक अवधारणा उत्पन्न होती है कि ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो साइंस है ये हमारे डेली लाइफ प्रोसेस से जुड़ी हुई है। जैसे जो हमारा शरीर है वो कई सारे केमिकल से बने हुए हैं, कई सारी गैसेस मिलकर बनी हुई है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। जैसे भोजन का पचना, रक्त का बनना, सांस लेना या छोड़ना, इन सब के पीछे साइंस है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि दूध से दही बनना, दूध का खट्टा हो जाना, पानी से बर्फ़ बनना, और पानी का वाष्पीकरण होना, पानी से मतलब पानी का वाष्प में बदल कर उड़ जाना, या लोहे पर जंग लगना, ये सब हमारे डेली लाइफ प्रोसेस से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री के परिभाषा से। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा को देखेंगे। तो ये जो रसायन विज्ञान है ये विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की साथ साथ में आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे और हमारे साथ नोट्स करते चलेंगे। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की पहला में हम लोग लेके चलेंगे। पदार्थ की किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो पदार्थ की रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना को इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। दूसरी, पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज होती है, अर्थात उसका गुण धर्म होता है, पदार्थ की पदार्थ की गुणधर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज। तीसरी बात है, पदार्थ के द्वारा जो होता है रासायनिक अभिक्रिया, माने पदार्थ के द्वारा होने वाले रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? तो रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके द्वारा होने वाले परिणामों का अध्ययन करेंगे। परिणामों का अध्ययन, इसको इंग्लिश में अब रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, बल्कि आपका जो पहला चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ना है। तो इस प्रकार
केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि केमिस्ट्री को परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, पदार्थ की क्या पढ़ते हैं, रासायनिक संरचना। हर एक पदार्थ की एक रासायनिक संरचना होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर एक पदार्थ की अपना एक गुण धर्म होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होने वाले परिणामों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं अर्थात केमिकल रिएक्शन करते हैं तो परिणाम स्वरूप हम लोग को जल प्राप्त होता है, यानी H2O प्राप्त होता है। इसको जल बोलते हैं, अर्थात जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। और एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार मतलब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, शॉर्ट में समझे। तो इस प्रकार केमिस्ट्री का परिभाषा आपको क्लियर हुआ कि इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ, तो मिस्र में हुआ। और मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है। मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है केमी। ठीक है, केमी। और केमी का जो अर्थ होता है, अर्थात केमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, केमी का शाब्दिक अर्थ होता है काला। क्या होता है, केमी का शाब्दिक अर्थ काला। तो फिर से समझें कि ये जो रसायन विज्ञान है इसका जन्म मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ, मिस्र में हुआ। और मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है केमी। और ये केमी जो है वो सीमेंट की तरह कार्य करता था। सीमेंट की तरह कार्य करता था। सीमेंट की तरह यह कार्य करता था। केमी जो मिट्टी है वो सीमेंट की तरह कार्य करता था। जैसे सीमेंट का काम क्या है कि 2 ईंटों को जोड़ना, उससे दीवार खड़ा हो जाता है ईंटों की सहायता से। तो उसी प्रकार जो ये मिट्टी है मिस्र में, केमी, उससे भी ईंटों का जुड़ाव होता था, अर्थात कह सकते हैं सीमेंट की तरह यह कार्य करता था। और केमी का जो अर्थ होता था वो काला होता था। तो रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ। मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है केमी, और केमी का शाब्दिक अर्थ काला होता है। ठीक है, तो चलिए और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का विकास आयरलैंड। सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का जो विकास है वो आयरलैंड के रसायन शास्त्री रॉबर्ट बॉयल, क्या नाम है, रॉबर्ट बॉयल से माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो सर्वप्रथम जो रसायन विज्ञान का जो विकास है वो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा माना जाता है। और जो रॉबर्ट बॉयल है वो कहाँ के थे, वो आयरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको याद करने वाली चीज़ है। और इसके बाद सर्वप्रथम जो एक सिद्धांत आया,
सर्वप्रथम जो सिद्धांत है उसको फ्लोगिस्टन का सिद्धांत बोला गया। फ्लोगिस्टन का सिद्धांत, फ्लोगिस्टन का सिद्धांत। अब आप लोग फ्लोगिस्टन के सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि फ्लोगिस्टन का सिद्धांत होता क्या है। तो फ्लोगिस्टन का सिद्धांत मतलब आप इस तरह से मान के चलिए कि प्राचीन समय का विज्ञान का सिद्धांत था, यानी कि जो पहले के जो रसायन थे वो फ्लोगिस्टन के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। और फ्लोगिस्टन का अर्थ होता है अग्निशः। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है अग्निशः। इसका अर्थ होता है अग्निशः। इसका अर्थ होता है क्या? अग्निशः। अर्थात ये सिद्धांत ये बतलाता था कि ये बोलता था कि हर एक पदार्थ में एक फ्लोगिस्टन सिस्टम है जिससे पदार्थ में आग लगेगा या नहीं लगेगा ये तय करता है। कौन? तो ये फ्लोगिस्टन का सिद्धांत ये तय करता है कि पदार्थ में आग लगेगा या नहीं लगेगा, और इसका अर्थ होता है क्या? अग्निशः। फ्लोगिस्टन के सिद्धांत के तहत ये भी माना गया कि जो अग्निशः पदार्थ हैं, अग्निशः जो पदार्थ हैं, अग्निशः पदार्थ जो हैं, अग्निशः पदार्थ एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं या चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। अग्निशः पदार्थ जो हैं वो एक दूसरे में बदल सकते हैं, ये बोला गया इस सिद्धांत के तहत। और यहाँ तक ये माना गया कि अग्निशः पदार्थ के तहत यहाँ तक माना गया कि जल और पृथ्वी अग्निशः पदार्थ हैं। जल और पृथ्वी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अग्निशः पदार्थ हैं। ये दोनों अग्निशः पदार्थ हैं। कौन कौन? जल और पृथ्वी। अर्थात इस लाइन के तहत हम ये बोल सकते हैं कि जल को पृथ्वी में बदला जा सकता है और पृथ्वी को जल में बदला जा सकता है, ये बोला गया। किसके अनुसार? तो ये फ्लोगिस्टन के सिद्धांत के अनुसार ये बोला गया कि जल को पृथ्वी में और पृथ्वी को जल में बदला जा सकता है। लेकिन ये तो था प्राचीन समय का इस सिद्धांत। लेकिन अब आते हैं आधुनिक में, मॉडर्न में। आधुनिक किस में आते हैं? अब आधुनिक तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जानिए कि आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक हैं वो कौन है? एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेबोजियर। इसको इंग्लिश में ही पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो ये भी बोला जाता है किसे? लेबोजियर को। ठीक है। अब लेबोजियर के बारे में जो भी बातें हैं उसको समझिए। ये जो लेबोजियर हैं, एंटोनी लेबोजियर, ये 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हैं। 18वीं ये कब समय के वैज्ञानिक है? ये 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हैं। 18वीं शताब्दी, ये 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के रहने वाले, अर्थात ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्री हैं। फ्रांसीसी रसायन शास्त्री, ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्री हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो लेबोजियर ने दिया, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत।
और एंटोनी लेबोजियर ने ही सर्वप्रथम एंटोनी लेबोजियर ने ही सर्वप्रथम किनका विरोध किया? तो ये जो फ्लोगिस्टन का सिद्धांत अभी आपको बताएं, इसका विरोध सर्वप्रथम एंटोनी लेबोजियर ने किया। फ्लोगिस्टन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोगिस्टन आप बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोगिस्टन का विरोध। सर्वप्रथम फ्लोगिस्टन के सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो एंटोनी लेबोजियर ने किया। और विरोध करते हुए इन्होंने ये बोला कि दहन के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए फ्लोगिस्टन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी पदार्थ को दहन यानी इसको बोल सकते हैं आप कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन। इन्होंने अर्थात एंटोनी लेबोजियर ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोगिस्टन का विरोध करते हुए बोला कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए फ्लोगिस्टन सिस्टम का जरूरी नहीं है, बल्कि पदार्थ इसलिए जलते हैं क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होते हैं। इसी की सहायता से, अर्थात ऑक्सीजन की ही सहायता से पदार्थ जो हैं वो जलते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। अर्थात बिना ऑक्सीजन को आप किसी भी पदार्थ को जला नहीं सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट। और इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और बोला कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैस पाई जाती है, जिसके वजह से जो है वो हमारा पदार्थ जलता है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है। इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को जो आधुनिक हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री अभी पढ़ते हैं, तो बहुत सारा इनका जो एंटोनी लेबोजियर का जो है बहुत अच्छा योगदान रहा। इसीलिए एंटोनी लेबोजियर को हम लोग आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं, अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? तो एंटोनी लेबोजियर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेबोजियर। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोगिस्टन का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? तो लेबोजियर ने किया। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। और हम लोग समझते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड इंग्लिश में इसको यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। और ये जो यूनिवर्स है, ये दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। कितने चीज़ से? दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एक पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर कहते हैं, मैटर। और दूसरा है ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पदार्थ किसे कहेंगे और ऊर्जा किसे कहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो पदार्थ के बारे में जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि पदार्थ को पहचानने का कुछ जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो समझिए, पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, जो स्थान छेके, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकें, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। चौथी बात है जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसमें जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, जिसमें जड़त्व का गुण हो, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे।
ऊर्जा के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद दोनों का जो एग्जाम्पल है वो दोनों एक साथ समझेंगे। तो ऊर्जा को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, जिसे महसूस किया जा सके। आप इसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें कार्य करने की क्षमता हो, इसमें कार्य करने की क्षमता हो। आप दोनों का एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि ये दोनों पदार्थ और ऊर्जा में अंतर क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं हवा। अब आप सोच समझ के बताइए कि हवा क्या है। हवा क्या पदार्थ है या ऊर्जा है? तो पदार्थ का जो क्राइटेरिया है इसमें आप समझें ध्यान से कि जिसमें भार हो, जो स्थान छेके, ठीक है, जो स्थान छेके, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस भी कर सकते हैं, और जिसमें जड़त्व का गुण हो, उसे क्या बोलेंगे? वो पदार्थ हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा जो है आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो हवा आप सोच समझ के बताइए कि ये पदार्थ है या ऊर्जा है। तो हवा में क्या भार होता है? तो जी हाँ, होता है। ये स्थान भी छेकता है, आप इसे महसूस भी कर सकते हैं, इसमें जड़त्व का भी गुण होता है। लेकिन यही अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं, अर्थात इसको साउंड बोलते हैं, साउंड, तो क्या साउंड पदार्थ है? तो आप सोचिए कि ध्वनि में क्या भार होता है? नहीं। क्या ध्वनि स्थान छेकता है? तो नहीं। तो ये किस चीज़ में आ जाएगा? ये एनर्जी में आ जाएगा, अर्थात ये ऊर्जा का एग्जाम्पल है। आप ध्वनि को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यह स्थान नहीं छेकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें ध्वनि के एक रूम में बंद कर दिएगा तो ध्वनि बोलते बोलते जो रूम है जो वो फुल हो जाएगा ध्वनि से, ऐसा नहीं है। लेकिन हवा स्थान छेकता है। कैसे? जैसे आप देखिए किसी फुटबॉल में जब आप हवा भरते हैं या किसी टायर में हवा भरते हैं तो फुटबॉल या टायर की जो आकार है वो बढ़ते चला जाता है। वो किसके कारण? क्योंकि इसमें स्थान छेकने की क्षमता है। तो हवा क्या है? ये पदार्थ हो जाएगा, और ध्वनि जो है वो ऊर्जा हो जाएगा। ध्वनि क्या हो जाएगा? ये ऊर्जा हो जाएगा। ध्वनि का एक और आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि प्रकाश यानी कि लाइट जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। ध्वनि और प्रकाश ये दोनों ऊर्जा है, और इसमें कार्य करने की क्षमता भी होती है। और इसमें पदार्थ में आप एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। आप अपने अगल बगल जितने भी चीज़ देख रहे होंगे, जितने भी चीज़ महसूस कर रहे होंगे, जिसमें भार हो, जो स्थान छेक रहा होगा, वो सभी पदार्थ है। जैसे आपका कॉपी भी पदार्थ है, आपका कलम भी पदार्थ है, आसपास की सभी चीज़ें जितने भी हैं वो सब पदार्थ के श्रेणी में आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि पदार्थ और ऊर्जा में आप लोग अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब चलते हैं कि रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान को सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। सुविधा के अनुसार बांटा गया है ना, मतलब रसायन विज्ञान को मुख्य तौर पे 3 भागों में बांटा गया। पहला भौतिकी रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा अकार्बनिक रसायन, ठीक है। भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिकी रसायन को हम लोग इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं,
और इसको अकार्बनिक रसायन को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब का इंग्लिश हो गया। अर्थात रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः सुविधा के अनुसार, यानी कि पढ़ने के आधार पर जो मुख्य तौर पे रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिकी रसायन के बारे में हम लोग समझते हैं कि भौतिकी रसायन के बारे में हम लोग पढ़ते क्या हैं। तो भौतिकी रसायन में हम लोग, इसके अंतर्गत हम लोग भौतिक रसायन के जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थात इसमें नियम और सिद्धांत, नियम और क्या? सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिकी रसायन में। और आपके सिलेबस में, हर एग्जाम के सिलेबस में 60% जो है वो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। लगभग सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और 40% में आप इस दोनों को रख लीजिए, यानी 20-20 आप रख लीजिए कि अकार्बनिक रसायन से और कार्बनिक रसायन से 20-20% प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में ही हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो भौतिकी रसायन के बारे में समझ गए होंगे कि इसमें नियम और सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके अंतर्गत हम लोग कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी या अन्य तत्व को अध्ययन करते हैं, उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे। आप तो फिर से समझिए थोड़ा सा कि कार्बनिक रसायन में अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि C+H यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी यौगिक बने हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन किस में करते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, अर्थात कार्बनिक रसायन में करते हैं। जैसे इसके बारे में आप समझे कि इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वही ना होंगे जिसमें कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो, वो कार्बनिक रसायन में आ जाएगा। तो कार्बनिक रसायन का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये जितने भी सूत्र लिखे जा रहे हैं वो आप लोग याद कर लेंगे, आप आगे चल के आपको सहायता करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH4 आ जाएगा। C2H5 इसको एथेन बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और ले सकते हैं आप, जैसे आप इसमें एक और ले सकते हैं, जैसे C2H5OH, आप इसे भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो C2H5OH को हम लोग एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल यानी कि इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग सैनिटाइजर बनाने में करते हैं। इसका उपयोग किस में करते हैं? सैनिटाइजर बनाने में। सैनिटाइजर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। जो कोरोना के समय में काफ़ी यूज हुआ था सैनिटाइजर, उसको बनाने में किसका उपयोग होता है? तो एथिल अल्कोहल का होता है। अर्थात हम लोग सीधे तौर पे ये समझें कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, इन दोनों से जितने भी यौगिक बने हैं उसका जो अध्ययन करेंगे वो कार्बनिक रसायन में करेंगे, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तीसरी है अकार्बनिक रसायन। तो चलिए अकार्बनिक रसायन के बारे में समझते हैं। कार्बनिक रसायन में इसका एक और एग्जाम्पल आप समझ लें। इसका एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप ईंधन को ले सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल में आप ईंधन को ले सकते हैं, प्लास्टिक को ले सकते हैं, प्लास्टिक, और प्रकाश संश्लेषण भी आप ले सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि ईंधन, प्लास्टिक, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं। इसके वजह से कार्बनिक रसायन का जो एग्जाम्पल ईंधन, प्लास्टिक, प्रकाश संश्लेषण भी हो जाएगा। अब चलते हैं अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक रसायन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अकार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा। अकार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग समझते हैं
कि इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो अकार्बनिक रसायन, इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? तो अकार्बनिक रसायन में उसका अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, अर्थात सभी अकार्बनिक तथा सभी जितने भी गैर हाइड्रोकार्बन यौगिक है तथा निर्जीव पदार्थ का भी अध्ययन अकार्बनिक रसायन में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें किस किस का अध्ययन करते हैं? तो सभी अकार्बनिक, सभी अकार्बनिक कहने का मतलब जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक, सभी अकार्बनिक। दूसरी, सभी गैर हाइड्रोकार्बन, गैर हाइड्रो, सभी गैर हाइड्रोकार्बन। और निर्जीव पदार्थ के बारे में भी अध्ययन करते हैं, निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन, इसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के श्रेणी में आएगा। जैसे NaCl, इसमें NaCl, इसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। आप समझेंगे कि C कार्बन है, लेकिन नहीं, ये Cl है ना कि C है, और ये Na है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है, क्लोराइड, सॉरी एक क्लोराइड होगा, एक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। वैसे भी आप ले सकते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा। और भी इसके एग्जाम्पल हैं। धातु भी इसी के श्रेणी में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। धातु जो है वो अकार्बनिक रसायन के श्रेणी में आता है। खनिज, धातु, खनिज, ETC आप ले सकते हैं, अर्थात धातु खनिज जो है वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो, तो NaCl। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये अकार्बनिक रसायन के बारे में आप समझे होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की जो परिभाषा है उसके बारे में समझे कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, गुण धर्म और रासायनिक अभिक्रिया और उसके होने वाले परिणामों का अध्ययन करते हैं। जैसे ये H और O2 मिल के H2O का निर्माण किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। और उसके बाद में हम लोग समझे कि रसायन विज्ञान का जो जन्म है वो मिस्र में हुआ, और मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है केमी, और केमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला। सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ वो आयरलैंड के रसायन शास्त्री रॉबर्ट बॉयल के द्वारा हुआ। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल, एक ये ध्यान में रखेंगे इनका नाम। फिर आता है फ्लोगिस्टन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बोला गया कि फ्लोगिस्टन का सिद्धांत ये बतलाता था कि कोई भी पदार्थ जलेगा या नहीं जलेगा, ये फ्लोगिस्टन सिद्धांत के तहत तय होता था। और इसके तहत जल और पृथ्वी को एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया, अर्थात बोला गया कि जल और पृथ्वी को एक दूसरे में बदला जा सकता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? तो एंटोनी लेबोज़ेरे 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हैं, और ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्री हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया। द्रव्यमान संरक्षण कहने का मतलब जो हमारा वजन अभी 10 kg है तो कहीं पे भी जाए तो 10 kg रहे, अर्थात द्रव्यमान को संरक्षित रखा जाए, उसका सिद्धांत किसने दिया? तो एंटोनी लेबोज़ेरे ने दिया। और सर्वप्रथम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोगिस्टन का विरोध भी इन्होंने ही किया था, और इन्होंने विरोध करते हुए बोला था कि दहन के लिए, किसी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ब्रह्मांड 2 प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक पदार्थ और एक ऊर्जा। पदार्थ उसे बोलेंगे जिसमें भार हो, जो स्थान छेके, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें जड़त्व, अर्थात सिंपल भाषा में आप समझे तो आप जितने भी आसपास के जितने भी चीज़ें देख रहे होंगे पदार्थ की श्रेणी में आता है। लेकिन ऊर्जा जो हम बोलते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न होती है, जैसे किसी भी चीज़ से प्रकाश होता है, प्रकाश, ध्वनि, ये सब ऊर्जा है। इसका काफ़ी डिटेल से हम चर्चा की। रसायन विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया अध्ययन के सुविधा के अनुसार। तो भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिकी रसायन में हम लोग नियम और सिद्धांत पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन हो गया, एथेन, एथिल अल्कोहल हो गया। और अकार्बनिक रसायन में हम लोग सभी अकार्बनिक और गैर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, और निर्जीव पदार्थ के बारे में भी अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अर्थात अकार्बनिक रसायन में। इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड और धातु खनिज इसके एग्जाम्पल हैं।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल में ईंधन, प्लास्टिक और प्रकाश संश्लेषण है। चलिए अब इतना आपको थ्योरी बता दिया गया है, तो आप सीधे आप प्रश्न की ओर चलें और प्रश्न को आप खुद से बनाने का प्रयत्न करें और देखें कि आप कितना प्रश्न को सोल्व अपने से कर पा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किस देश से हुई मानी जाती है। तो आप सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर खुद से दें। तो इस प्रश्न का उत्तर रसायन विज्ञान का जो उत्पत्ति है वो मिस्र से हुई मानी जाती है। आधुनिक रसायन का विज्ञान कौन है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो लेबोजियर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो लेबोजियर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि, क्योंकि हवा, पानी और जो गैस है वो पदार्थ की श्रेणी में आता है। किस रसायन विज्ञान के अंतर्गत, चौथा प्रश्न है, किस रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक का अध्ययन किया जाता है। तो ए किस में किया जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक रसायन का उदाहरण कौन है, कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन हो तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बनिक रसायन का उदाहरण है। अकार्बनिक रसायन का उदाहरण कौन है, तो अकार्बनिक रसायन में हम लोग बोले थे धातु जो है वो अकार्बनिक रसायन में आता है, और ईंधन और प्लास्टिक जो है वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। लेबोजियर किस देश के रसायन शास्त्री थे, लेबोजियर जो थे वो किस देश के रसायन शास्त्री थे, फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे। ठीक है, ये फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे और मिस्र में केमिस्ट्री का जन्म हुआ था। किसी भी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो वो आवश्यक है ऑक्सीजन। क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। ठीक है, और 10वां प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो लेबोजियर ने दिया। किसने दिया, लेबोजियर ने दिया, लेबोजियर। अब आप 10 प्रश्न का अगर 10 में से 10 आपको देना चाहिए, अगर आप इस क्लास को ध्यान से पढ़े हैं तो आप कमेंट में बताइए कि आप 10 में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।